मैं अमरनाथ झा मध्य विद्यालय रामकृष्ण आश्रम नगर निगम भागलपुर से कहानी पाठ की यह श्रृंखला में अगली कहानी विक्रमशिला, जो सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी की पाठ्यपुस्तक किसलय भाग 3 से ली गई है। कहानी में विक्रमशिला अपने खुद एक पाठक के रूप में आपके सामने है और वह अपनी अभिव्यक्ति कुछ इस भाव में कर रही है। कहा जाता है ना कि कुछ कहानियाँ अक्सर अधूरी रह जाती है, कभी पन्ने कम पड़ जाते हैं, कभी स्याही सूख जाती है। विक्रमशिला का भाव, उन्हीं के शब्द, विक्रमशिला की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आइए हम लोग विक्रमशिला पाठ के बारे में बात करते हैं। मैं विक्रमशिला हूँ। मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतिश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि अतिश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। आधुनिक भागलपुर जिला, जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है, के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। यहाँ अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडित के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान विद्वान आचार्यों द्वारा किया जाता था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहरों में शामिल है। दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। 10वीं 11वीं सदी तक
मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। सम्यक ज्ञानदान परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे ताकि वे मेरे उच्च आदर्शों पर खरे उतर सकें। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों का विशेष सम्मान मिला करता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूँ। पुरातात्विक खनन से मेरे प्राय सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। पद्मपाणि एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई हैं। एक सील का सत्यापन वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हों, उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। आक्रमणकारियों में बख्तियार खिलजी ने 1202-1203 ईस्वी में नालंदा की भांति मुझे भी पूर्ण रूपेण नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हस्र हुआ। तबाकृत ए नासरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। आप जब कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण को मन बनाएं तो मेरे आंगन में जरूर पधारें ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। इस पाठ्य पुस्तक की जो यह पाठ आपने सुना, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने शब्दार्थ के रूप में रखा है। आइए उस शब्द पर प्रकाश डालें। अस्मिता, इज्जत, प्रतिष्ठा, अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके। कवच, शारीरिक सुरक्षा हेतु पहने जाने वाली चीज। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अतीत, बीता हुआ समय। सानिध्य, निकट। सरीखे, समान। योगदान, देन। प्रसिद्ध, लोकप्रिय। विक्रमपूर्ण, साहसपूर्ण। शील, चरित्र। किंवदंती, कहा जाता है। विहार, भ्रमण करना। आविर्भाव, उदय या जन्म। प्रांगण, आंगन। समक्ष, सामने। समृद्ध, संपन्न। पांडुलिपि,
हाथ से लिखी हुई, म्यूजियम संग्रहालय, उत्कृष्ट, उत्तम, सानी, तुलना, आकांक्षी, अभिलाषी या इच्छुक, नवागत, नया आया हुआ, पुत्रवत, पुत्र की तरह, गुमनाम, छिपे रहना, सुर्खी, चर्चा, खनन, खुदाई, चैत्य, भवन। धन्यवाद।